बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डीटॉग रिलीज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन फीडर। ठीक है, हमने ये देखना है कि हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन फीडर है, ठीक है, और उसको हमने डीटॉग रिलीज यूज़ करके किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूशन फीडर में एक साइड पे इसका सोर्स है, ठीक है, आगे इसकी जो है वो इम्पीडेंस लगी हुई है सोर्स की, और फिर बस ए है, फिर बस बी है, और फिर क्या है, बस सी है। इसी तरह तीनों बसेस के साथ जो है वो लोड्स अटैच किए हुए हैं, ठीक है। अब हर एक बस के बाद हमने क्या किया हुआ है, एक प्रोटेक्शन अरेंजमेंट लगाया हुआ है। इस प्रोटेक्शन अरेंजमेंट के तीन मेन कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से? सबसे पहले सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, उसके बाद सीटी लगा हुआ है, और ये सीटी जो है वो फिर करंट को स्टेप डाउन करके डी टॉग रिले को फीड इन कर रहा है, ठीक है। और जो आपकी डी टॉग रिले है वो बेस्ड अपॉन दी करंट प्रोवाइडेड बाय द सीटी, ठीक है। ये डिसाइड करता है कि आपके सर्किट ब्रेकर को उसने ट्रिप करना है या कि नहीं करना ट्रिप, ठीक है। अगर तो देखें ट्रांसमिशन लाइन में किसी किस्म का कोई फॉल्ट मौजूद नहीं है तो आपकी डी टॉग रिले जो है वो ट्रिप सिग्नल जनरेट नहीं करेगी। जब भी इस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कोई फॉल्ट की अकरेंस होगी और ट्रांसमिशन लाइन के अंदर करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो नॉर्मल लोड करंट से ज़्यादा होगा, तो फिर क्या होगा, आपकी जो डी टॉग रिले है वो ट्रिप सिग्नल जनरेट कर देगी और आपका सर्किट ब्रेकर जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, जब भी इस तरह से बैक टू बैक प्रोटेक्शन सिस्टम्स लगे होते हैं तो उस वक्त में फिर अरेंजमेंट क्या होता है कि जो फॉर एंड वाला सिस्टम होता है प्रोटेक्शन सिस्टम, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर ये वाला फॉर एंड वाला यानी कि टेल आप उसको कह लें या आखिरी वाला प्रोटेक्शन सिस्टम है, ये एज अ प्राइमरी सिस्टम के तौर पे प्रोटेक्शन सिस्टम के तौर पे काम कर रहा होता है, और जो ये पहले वाला है ये एज अ बैकअप के तौर पे काम कर रहा होता है, ठीक है। तो अब देखें, इसके नीचे हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है। ये ग्राफ आपको क्या शो कर रहा है कि इस ग्राफ की इस एक्सिस के ऊपर आपका फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड है और इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर क्या है, फॉल्ट की लोकेशन। ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि जो जो फॉल्ट की लोकेशन दूर होती जाती है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, आपका जो फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड है वो थोड़ा सा कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द जब सोर्स साइड के करीब, यानी कि सोर्स साइड के करीब अगर कोई फॉल्ट अकर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और अगर कहीं दूसरी साइड पे कहीं दूर जाके फॉल्ट की अकरेंस होती है तो उसका करंट का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। फॉल्ट उसी उसी नौइयत का होगा, फॉल्ट की नौइयत में फ़र्क नहीं आ रहा। फ़र्क कहाँ आ रहा है कि जो जो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ उसमें ऐड होती जाती है तो ट्रांसमिशन लाइन की जो इंटरनल इम्पीडेंस होती है, ठीक है, उसमें ड्रॉप की वजह से जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आई स्क्वायर और लॉसेस होते हैं, और जो ये ट्रांसमिशन लाइन का डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाता है, आपके जो है वो लॉसेस बढ़ते जाते हैं। दैट्स वाई फॉर एंड के ऊपर आपका मैग्नीट्यूड कम है, और सोर्स साइड के करीब अगर आपका फॉल्ट की अकरेंस हो रही है तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हमारे पास ये सारा सिस्टम गिवन है तो इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से क्रिएट की जा सकती है, ज़रा वो हम लोग देख लेते हैं। वो कह रहे जी, गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड्स एट द फॉल्ट करंट्स एट ऑल बसेस, how to set the DTOG relays at bus A and bus B so that the entire feeder gets overcurrent protection arranged as primary and backup protection, ठीक है। हमने क्या करना है, सेटिंग करनी है किसकी, डी टॉग रिलेज की, ताकि हमारा जो पूरे का पूरा फीडर है इस पे प्राइमरी और बैकअप प्रोटेक्शन सिस्टम को इंस्टॉल किया जा सके। जब आप डी टॉग रिलेज की सेटिंग की बात करते हैं तो उसमें दो तरह की सेटिंग्स हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा भी था। वो कौन कौन सी सेटिंग होती हैं? एक इसकी टाइम की सेटिंग होती है, दूसरा इसकी प्लग सेटिंग होती है, जिसको हम लोग फिर उस प्लग सेटिंग की बेसिस के ऊपर आपका जो पिकअप है रिले का, पिकअप से मतलब ये होता है कि रिले जो है व्हेन द रिले डिसाइड्स टू ट्रिप द सिग्नल, इशू द ट्रिप सिग्नल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास फिर दो सेटिंग्स जो हैं वो हमें देखना पड़ेंगी। पहली सेटिंग कौन सी है, हाउ टू सेट द पिकअप वैल्यू ऑफ द रिले, एंड सेकंड उसके में क्या है, हाउ टू सिलेक्ट द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले, ठीक है। देखें, हम लोग पहले वाली से स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू सेट द पिकअप वैल्यू ऑफ द रिले।
ठीक है। जब भी आपने रिलेज़ की पिकअप वैल्यू यानी कि उसकी प्लग सेटिंग को सेट करना स्टार्ट करना है, तो आपने क्या देखना है कि रिले जो है उसको क्या करना चाहिए, शुड अलाउ नॉर्मल लोड एज वेल एज सर्टेन डिग्री ऑफ ओवरलोड टू बी सप्लाइड। इसका मतलब क्या है कि फ़र्ज़ करें कि आपकी नॉर्मल लोड करंट है, फॉर एग्जांपल वो क्या है, 100 एम्पेयर है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ओवरलोड का क्या मतलब है कि आप इसमें 10% या 5% ओवरलोड को जो है वो अलाउ करें। फ़र्ज़ करें आप 10% को अलाउ करते हैं तो ये कितनी हो जाएगी, 110 एम्पेयर्स। ठीक है। तो यानी आपकी जो रिले जो है वो 110 एम्पेयर करंट जब भी ट्रांसमिशन लाइन में गुजरेगी तो वो 110 एम्पेयर के लिए ट्रिप सिग्नल जनरेट नहीं करेगी, बल्कि क्या करेगी, जो ही आपकी करंट इससे एक्सीड करेगी तो फिर रिले इसको क्या ले एज अ कंसिडर करेगी, एक फॉल्ट के तौर पे कंसिडर करेगी। ठीक है। हम लोग इसको बारी बारी जो है वो अंडरस्टैंड भी करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि जो आपकी पिकअप वैल्यू होगी दैट शुड बी मोर देन दी अलाउएबल मैक्सिमम लोड। ठीक है। यानी कि आपका ये 100 एम्पेयर जो है वो लोड करंट है और ये मैक्सिमम क्या है, आप उसमें 10% ऐड कर लें तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लोड करंट हो जाएगी। ठीक है। और इसकी तीसरी कंडीशन क्या है कि आपकी पिकअप वैल्यू शुड बी लेस देन दी स्मॉलेस्ट फॉल्ट करंट। यानी कि आपने इसमें परमिसिबल रीजन जो है, जो परमिसिबल रेंज जो है वो आपने इतनी ज़्यादा नहीं रख देनी कि ये मिनिमम फॉल्ट करंट की कैटेगरी में दाखिल हो जाए। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग इन तीनों पॉइंट्स को समराइज़ करें तो आपके पास ये वाली सिचुएशन बन जाएगी कि आपकी जो पिकअप वैल्यू है करंट की वो दैट शुड बी ग्रेटर दैन द मैक्सिमम लोड करंट एंड इट शुड बी लेस दैन मिनिमम फॉल्ट करंट। आपने इस कंडीशन को जो है वो लाजमी तौर पे अपने जहन में बिठा लेना है कि जब भी अपने रिलेज की पिकअप वैल्यू या प्लग सेटिंग करनी है तो आपने ये वाला फार्मूला जो है वो इसको कंसिडर करना है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको ज़्यादा डिटेल से देखते हैं, तो इसके लिए हम लोग इस ग्राफ को यूज़ करते हैं, इस ग्राफ को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। देखें इस ग्राफ में मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की हुई है, ये वाली। ठीक है। ये सीधी लाइन जो आ रही है इसमें एम्पेयर्स जो हैं वो ये 0 से लेके आगे मैंने कुछ नंबर शो नहीं किए हुए 1 2 4 या 10, सिर्फ मैंने ये बताया कि ये एम्पेयर्स हैं। जब भी आपने पिकअप वैल्यू या फिर प्लग सेटिंग करनी है तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन मार्क करने हैं कि आपने प्लग सेटिंग कहाँ पर करनी है, यहाँ करनी है, यहाँ करनी है या फिर यहाँ पर करनी है। अच्छा, पहले आप इस ग्राफ को देख लें कि ये क्या है, मैक्सिमम फॉल्ट करंट की रेंज है। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। ये क्या चीज़ बता रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैक्सिमम फॉल्ट करंट की रेंज है। और आपने ये बताना है कि जब आपके पास फॉल्ट की अकरेंस होगी तो आपकी प्लग सेटिंग कहाँ पर होनी चाहिए कि वो इस फॉल्ट को जो है वो टाइमली आइसोलेट करवा दे। ठीक है। देखें अगर हम लोग एम्पेयर वाले रेंज या लाइन को देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास क्या है, ये लोड करंट है, यानी कि यहाँ पर कुछ एम्पेयर्स है ना। फिर मैंने ये थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करके क्या कर दिया, ये परमिसिबल ओवरलोड है। ये रेंज मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बता रही है, ये परमिसिबल ओवरलोड है। फिर ये वाली जो रेंज है ये हमें क्या बता रही है, मिनिमम फॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। और इससे जब आप आगे जाएंगे तो आप किस रेंज में दाखिल हो जाएंगे, वो मैक्सिमम फॉल्ट करंट की रेंज में दाखिल हो जाएंगे। तो अगर हम लोग इस वाले फार्मूला को देखें जो हमने अभी भी ऊपर पढ़ा है, ठीक है, कि आपकी जो पिकअप वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर दैन दी मैक्सिमम लोड करंट और इट शुड बी लेस दैन दी मिनिमम फॉल्ट करंट। और इस डेफिनेशन के मुताबिक तो ये मैक्सिमम लोड करंट आपका यहाँ पर है और मिनिमम फॉल्ट करंट यहाँ पर है। इसका मतलब है कि आपकी प्लग सेटिंग जो है वो यहाँ पर कहीं आपने करनी है। यहाँ से मुराद ये है कि ये कोई नंबर होगा ना एम्पेयर्स का, ठीक है, तो वो आपको पता लग जाएगा कि ट्रांसमिशन लाइन की फॉर एग्जांपल 100 एम्पेयर है, 10% उसमें अलाउएबल करंट परमिसिबल ओवरलोड कर देते हैं तो उससे ज़्यादा आपकी होनी चाहिए जिसके ऊपर आपने ये पिकअप वैल्यू जो है वो डिज़ाइन करनी है। आपको समझ आ रही है। अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, आप मैक्सिमम लोड वाली लाइन में दाखिल हो जाएंगे कि तो इसका मतलब है कि आप अलाउ कर रहे हैं आपकी ट्रांसमिशन लाइन में हैवी करंट जो है वो फ्लो होती रहे। अगर आप ऐसी सेटिंग करेंगे तो फिर उससे क्या होगा कि आपकी जो है वो जो फॉल्ट करंट है वो फिर लोड साइड के ऊपर ट्रैवल करना शुरू कर देगी, फिर जिससे क्या होगा
आपके अप्लाइंसेस को और जो दूसरी चीज़ें इसके साथ इंस्टॉल की गई हैं उनके डैमेज होने का ख़तरा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने ये समझ लिया है कि आपकी जो प्लग सेटिंग है उसको आपने किस तरह से सेट करना है ताकि आपकी जो है वो ऑप्टिमल यूज़ हो आपकी रिले का। सही है। फिर दूसरे नंबर पे है हमारे पास हाउ टू सेट द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले। ठीक है, जब भी आपने रिले का ऑपरेटिंग टाइम जो है वो डिसाइड करना है या इसकी सेटिंग में करना है इसको, तो फिर आपको दो चीज़ें जो हैं वो जहन नशीन करनी चाहिए। पहली बात है आपके पास प्राइमरी प्रोटेक्शन रिले। ठीक है, ये कौन सी रिले है जो कि फॉर एंड पे पड़ी हुई है, यानी कि टेल एंड पे जो रिले इंस्टॉल की गई है आपकी डीटॉग रिले, वो कौन सी होती है प्राइमरी। और उससे पीछे जो लगी होती है रिले उसको हम लोग कहते हैं बैकअप प्रोटेक्शन रिले। तो इसका मतलब है कि जब भी अपने टाइम जो है वो सेटिंग करनी है तो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपका प्राइमरी और जो बैकअप प्रोटेक्शन सिस्टम की जो टाइमिंग है वो आपने प्रिसाइजली जो है वो सेट करनी है, ताकि ये ना हो कि अभी अभी जो है वो प्राइमरी जो है वो प्रोटेक्शन टाइम ओवर भी नहीं हुआ और आपका जो बैकअप का जो टाइम है वो स्टार्ट हो गया है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि दोनों जो हैं वो सिस्टम्स ट्रिप सिग्नल जो है वो जनरेट करवा देंगे, जिससे अनइंटरप्शन जो है वो अनइंटरप्टेड, अब उसको कह लें जो सप्लाई है वो आपकी इंटरप्ट हो जाएगी और आपका जो वो एरिया जिसको ब्लैकआउट नहीं होना चाहिए वो भी ब्लैकआउट हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी टाइमिंग को समझने के लिए हम लोग ने एक टाइमिंग डायग्राम बनाई है। ठीक है, इस डायग्राम से आप जो है वो इनकी जो सेटिंग है रिलेज की उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर क्या चीज़ है कि फ़र्ज़ करें आपके पास रिले आर ए और आर बी जो है वो इंस्टॉल थी ना प्राइमरी और बैकअप प्रोटेक्शन के अरेंजमेंट में। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, ये आर बी का जो है वो ऑपरेटिंग टाइम है यहाँ तक। ठीक है, किसका, आर बी का, जो कि रिमोट एंड पे या फिर टेल एंड पे लगी हुई है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास वो टाइम है जो आपका उस रिले के साथ जो एसोसिएटेड सर्किट ब्रेकर है वो ले रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो आपका प्राइमरी टाइम है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है, जिसमें आपका रिले का ऑपरेटिंग टाइम भी है, यानी कि रिले का जो फंक्शनल टाइम है वो है, और दूसरे नंबर पे उस रिले के साथ जो ब्रेकर है वो उसका टाइम है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक आपका प्राइमरी का टाइम है। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है आर बी ट्रिप्स। इसका मतलब है कि इस जगह के ऊपर अगर फॉल्ट आता है तो इतने टाइम के बाद आपकी जो रिले बी है वो ट्रिप सिग्नल जनरेट करवा देगी। ठीक है, अब इसके बाद ये टाइम किस लिए दिया गया है, ये टाइम दिया गया है आर ए के लिए, इसको कहते हैं ओवरशूट टाइम। ठीक है, क्या कहते हैं, ओवरशूट टाइम। तो ये वो टाइम है कि जो कि आर ए को ट्रिप सिग्नल जनरेट करने के लिए चाहिए होता है, यानी कि ये आर बी का टाइम प्लस ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम, तो इस टाइम के ऊपर आपकी जो आर ए है वो ट्रिप सिग्नल जनरेट करेगी। अब आपको समझ आ गई है। अगर इससे पहले ट्रिप सिग्नल जनरेट होगा तो फिर क्या होगा, आपका प्राइमरी और बैकअप दोनों ही ट्रिप सिग्नल इशू कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपने ऑप्टिमली टाइम सेटिंग को डिज़ाइन करना है तो फिर आपके पास जो आर ए का टाइम है जो आप सेट करने जा रहे हैं, दिस टाइम शुड बी ग्रेटर दैन दी टाइम टेकन बाय द रिले आर बी प्लस टाइम टेकन बाय द सर्किट ब्रेकर एसोसिएटेड विद द रिले बी प्लस सम ओवरशूट टाइम। ठीक है, अगर आप इस तरह से टाइम की सेटिंग करते हैं रिलेज की तो फिर आपके पास जो है वो ये चांस नहीं होगा कि मैल ऑपरेशन हो जाए और दोनों जो है वो प्राइमरी और बैकअप प्रोटेक्शन सिस्टम दोनों इकट्ठे ट्रिप सिग्नल जनरेट करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी आप जो है टाइम सेटिंग करने लगे रिलेज की, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने टेल एंड से स्टार्ट करना है, यानी कि जो सबसे आखिर वाली रिले होगी उसको आपने टाइमिंग पहले सेट करनी है, वो आपकी प्राइमरी टाइम बनेगा, और जो उससे पहले वाला होगा वो आपका बैकअप के तौर पे ऑपरेट करेगा। फिर आपने बैकअप की वहाँ से टाइम सेट करना है। ठीक है, अब एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं फिर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा। फ़र्ज़ करें कि जो प्राइमरी रिले है टी आर बी, उसको ऑपरेट करने के लिए 0.1 सेकंड चाहिए, उसके साथ जो ब्रेकर लगा हुआ है टी सी बी भी वो 0.5 सेकंड है, और जो ओवरशूट टाइम है नॉर्मली ये 10% रखा जाता है, तो फ़र्ज़ करें वो 0.2 सेकंड है। ठीक है, तो फिर आपको आपकी जो रिले आर ए है जो कि बैकअप के तौर पे चल रही है
उसको टोटल कितना टाइम चाहिए होगा वेट करने के लिए, वो चाहिए होगा 0.1 प्लस 0.5 प्लस 0.2, तो ये बनता है 0.8 सेकेंड्स। यानी कि आपकी जो रिले आर ए है इसको कम अज़ कम 0.8 सेकेंड्स तक वेट करना चाहिए और उसके बाद जो है वो ये ट्रिप सिग्नल जनरेट करेगी। अच्छा, ये जो 0.8 सेकेंड्स का जो टाइम आया ना, इसको कहते हैं STI, सिलेक्टिव टाइम इंटरवल। ठीक है, यानी कि ये वो टाइम है कि जिसके लिए जब आप प्राइमरी और बैकअप प्रोटेक्शन सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपकी जो बैकअप है उसका जो STI है वो इस एग्जांपल में कितना निकला है 0.8 सेकेंड, यानी कि आपकी जो बैकअप है वो कम अज़ कम 0.8 सेकेंड तक वेट करेगी और उसके बाद जो है वो ट्रिप सिग्नल जनरेट करवाएगी। समझ आ रही है मेरी बात की? अब देखिए, प्रीवियस लेक्चर में ना हमने ओवर करंट रिलेज की कुछ टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें डीटॉग रिले भी थी और IDMT रिले भी थी। फिर IDMT रिलेज की हमने डिफरेंट फ्लेवर्स पढ़े थे, वेरी इनवर्स, और फिर उसके बाद जो है वो एक्सट्रीमली इनवर्स पढ़ा था। तो IDMT रिले जो है वो बेसिकली फास्टर है किससे, डीटॉग रिले से। ठीक है, तो भाई देखें, जब भी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की बात होती है तो हम लोग हमेशा से वही वाली रिले या वही वाला सिस्टम जो है वो उसको चीज़ चूज़ करेंगे जो कि फास्टर होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फॉल्ट जो है वो क्लियर हो जाए, ताकि हमारे सिस्टम को और या फिर उसके साथ जितने भी लोग हैं या पर चीज़ें अटैच्ड हैं, अप्लाइंसेस हैं, वो उन सबको डैमेज से बचाया जा सके। ठीक है, लेकिन हमने ये देखना है कि क्या हर दफ़ा या हर जगह हम लोग IDMT रिलेज़ ही इंस्टॉल करते रहेंगे, क्योंकि IDMT रिलेज़ जो है वो एक्सपेंसिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू द डीटॉग रिलेज़, क्योंकि वो इसको ऑपरेट करने के लिए CTs PTs और इस तरह के इन्वायरमेंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें ये देखना चाहिए और एक इंजीनियर को ये पता होना चाहिए कि उसने कब जो है वो कौन सा सिस्टम डिज़ाइन करना है, और हर एक की करेक्टरिस्टिक अगर आपको मालूम हो तो फिर ही आप जो है वो एक ऑप्टिमल प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये एक छोटा सा सिनेरियो देखते हैं। इस सिनेरियो में हम लोग फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हमें IDMT रिले हर जगह यूज़ करनी चाहिए या फिर नहीं यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है वो ये एक सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, ये वाला, उसके साथ इसकी ये इम्पीडेंस है, सोर्स इम्पीडेंस है, फिर आगे बस बार है और फिर ये ट्रांसमिशन लाइन है। ये मैंने ट्रांसमिशन लाइन एक स्ट्रेट लाइन नहीं ज़ाहिर की, मैंने आपको इसको एक इम्पीडेंस के तौर पे ज़ाहिर किया है, क्योंकि जो भी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी जूँ जूँ लेंथ बढ़ती जाती है उसकी इम्पीडेंस जो है वो बढ़ती जाती है, और अगर ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ छोटी हो तो उसकी इम्पीडेंस भी फिर छोटी होती है। ठीक है, अब वो खर्च करें। अच्छा, अब फिर हमने ये भी देखा था कि जब भी फॉल्ट किया आता है तो वो लोकेशन के करीब जो है वो फॉल्ट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है और दूर जाके फॉल्ट का मैग्नीट्यूड कम होता है। ठीक है, वो उसकी वजह यही होती है कि जो जो आपकी ट्रांसमिशन लाइन का डिस्टेंस बढ़ता जाता है उसमें इम्पीडेंस इन्वॉल्व होती जाती है और आपकी करंट जो है स्क्वायर और लॉसेस की वजह से ड्रॉप होती जाती है। ठीक है, अब देखें कि फ़र्ज़ करें हमारे पास, हम लोग एक मतलब अब सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है कि जिसकी जो ट्रांसमिशन लाइन है ना वो छोटी है। ठीक है, और वो इतनी छोटी है कि आपकी जो सोर्स साइड की इम्पीडेंस है ना वो आपकी लाइन साइड की इम्पीडेंस से बहुत ज़्यादा है। यानी कि आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन है वो शॉर्ट इन लेंथ है। शॉर्ट का मतलब वो नहीं है जो शॉर्ट हो गई है, शॉर्ट का मतलब है ये स्मॉलर साइज़ है, स्मॉल लेंथ्स हैं इसकी। ठीक है, तो उस केस में फिर आपके पास जो फॉल्ट करंट है वो किसके बराबर होती है, वो E/GS प्लस ZL होता है ना। ठीक है, और अगर GS जो है दैट इज़ मच ग्रेटर दैन दी ZL, तो आप फिर ZL को इग्नोर कर सकते हैं। तो आपके पास जो फॉल्ट करंट का है वो मैग्नीट्यूड वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, E/GS के ऊपर, यानी कि जितनी सोर्स साइड की इम्पीडेंस है उसके ऊपर ट्रांसमिशन लाइन का के अंदर जो फॉल्ट करंट है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। जब ऐसी सूरत हाल हो ना तो फिर आपको जो IDMT रिले है वो कोई एक एक्स्ट्रा फीचर जो है वो ऐड नहीं करती, जो उसका फास्टनेस का है ना। तो ऐसे केसेस में जब GS आपकी ZL से बहुत बड़ी हो तो फिर आपको वहाँ पर डीटॉग रिलेज जो है वो यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो लेस एक्सपेंसिव है। तो आप जो है वो फंक्शन फिर उसका भी उतना ही रह जाता है जितना आपका IDMT का रह जाता है। ठीक है, और अगर फ़र्ज़ करें जहाँ पर आपकी GS जो है वो दैट इज़ स्मॉलर दैन दी ZL, यानी कि ऐसी सिचुएशन जब आपकी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ बहुत ज़्यादा है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप IDMT रिलेज जो है वो इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए आपने याद रखने वाली चीज़ क्या है कि आपने डीटॉग रिलेज जो है वो ऐसी जगहों के ऊपर यूज़ करनी है कि जहाँ पर आपकी जो सोर्स साइज़ की इम्पीडेंस है
वो आपकी लाइन साइड की इम्पीडेंस से 2 गुना कम अज़ कम बड़ी हो, तो फिर आपने जब ऐसी सिचुएशंस होंगी तो वहाँ पर आपने IDMP रिलेज़ जो है वो इंस्टॉल नहीं करनी, बल्कि कौन सी रिलेज़ जो है वो इंस्टॉल करनी है, वो आपने DTOG रिलेज़ जो है वो इंस्टॉल करनी है। ठीक है जी।